है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। तो चलिए आज हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आवेशन की विधि क्या क्या होती है। आवेशन मतलब चार्जिंग, किसी भी वस्तु को हमको चार्ज करना है तो उसको हम कौन कौन सी विधियों द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियां हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, इन तीनों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा दोनों वस्तुओं पर वितरित होती है। आपको पता है कि जब भी कभी आप दो वस्तुओं को या आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, आपको गर्मी का एहसास होता है। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए तो घर्षण के कारण ऊष्मा दोनों वस्तुओं पर वितरित हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु ए है, एक वस्तु हमारे पास ए है। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में हम लोग रगड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों वस्तुएं पहले क्या होंगी, गर्म होगी। घर्षण कारण क्या होगी, गर्म होगी, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें भी ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें भी हीट उत्पन्न होगी और इसमें भी हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अगर यह हीट इतनी है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, बाहर कर देती है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है तो हमारा क्या हो जाता है, आवेश, वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर से इस बात को समझते हैं कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा दोनों वस्तुओं पर फैल जाती है, वितरित हो जाती है और यह ऊर्जा पर्याप्त हो तो कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन अलग होकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊष्मा की या ऊर्जा की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जिसका कार्यफलन कम होगा, कार्यफलन मतलब डब्लू, उसको हम डिनोट करते हैं, जिसका कार्यफलन कम होगा यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाली वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे इसको फिर एक बार समझते हैं। हमारी ये वस्तु मान लेते हैं ए है, ये हमारी वस्तु क्या है, बी है। मान लेते हैं ए का जो है कार्यफलन कम है, ए का कार्यफलन क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर, जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएगा, बी में जाएगा। माने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बी में जाएगा। तो जब बी में जाएगा तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ए से निकल रहे हैं, इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश उत्पन्न होगा। और बी पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इस पे कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि चालन द्वारा किस प्रकार से हम आवेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के पहले आप जानो कि किसी भी गैस का अगर प्रवाह हो रहा है, गैस प्रवाह होती है दाबांतर के कारण, मतलब हाई टू लो माने हमेशा जो है गैस उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह अगर देखेंगे, ऊष्मा का प्रवाह होता है किसके कारण, तापांतर माने टेम्परेचर के अंतर के कारण होता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक है, द्रव का प्रवाह किसके कारण होता है, तलांतर के कारण। तलांतर का मतलब जो आपका सरफेस, मान लो कोई भी द्रव आप प्रवाहित कर रहे हो तो जो ऊंचा होगा और एक नीचा होगा, तो हमेशा ऊंचे तल से कहाँ बहती है, नीचे तल की ओर आपका द्रव बहता है। ठीक है, उसी प्रकार से होता है आवेश का प्रवाह
और आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। ठीक है, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है। तो आवेश का जो प्रवाह होता है विभवांतर के कारण होता है, वोल्टेज के कारण होता है। ठीक है तो देखते हैं कि उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में जब लाया जाए तो विभवांतर के कारण उनके मध्य आवेश प्रवाहित होता है तथा उदासीन वस्तु भी समान प्रकृति से आवेशित हो जाती है। जैसे हमारे पास एक वस्तु है, ये हमारा चार्ज है, मान लेते इसमें माइनस माइनस ऋणावेशित वस्तु है, और इसके बगल में क्या करते हैं, हम एक कोई उदासीन वस्तु क्या करते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं। संपर्क मतलब इसको टच करा देते हैं, संपर्क में लाते हैं। ये हमारा क्या है? उदासीन है, उदासीन वस्तु है। तो चालन के द्वारा क्या होगा कि इस वस्तु पर भी ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उदासीन वस्तु भी समान प्रकृति से आवेशित हो जाएगी। किस प्रकृति से? समान प्रकृति से आवेशित हो जाएगी। तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसपे हमारा प्लस चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, और किसी दूसरे वस्तु को हम इसको टच करा देते हैं जो कि हमारा न्यूट्रल है, इसको हम संपर्क में लाते हैं, तो इस वस्तु पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो यह आवेशन की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। यानी जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो विभवांतर के कारण उनके मध्य आवेश प्रवाहित होता है तथा उदासीन वस्तु भी समान प्रकृति से क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। आगे क्या करते देखते हैं कि यह आवेश प्रवाह वस्तुओं के विभव समान होने तक होता है, अर्थात उनके मंद विभवांतर शून्य होने तक होता है। यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, अगर इसका वोल्टेज ए मान लेते हैं और इसका वोल्टेज बी मान लेते हैं, बी ए और बी बी, तो अगर इन दोनों को हम संपर्क में लाते हैं तो इनमें आवेश का प्रवाह क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के मध्य विभवांतर क्या हो जाए? शून्य ना हो जाए। यानी दोनों का विभवांतर जब तक समान नहीं होगा, इसे मान लेते हैं इसका विभवांतर 2 वोल्ट अगर हो रहा है तो इसका भी विभव कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह आवेश प्रवाह चालन वस्तुओं के विभव समान होने तक होता है, अर्थात उनके मध्य विभवांतर क्या हो जाता है? शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कि चालन जो होता है आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चालन जो होता है आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चालन हो जाने के बाद वस्तुओं पर अंतिम आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। धारिता का मतलब ग्रहण करने की क्षमता। धारिता का मतलब प्यारे बच्चों ग्रहण करने की क्षमता धारिताओं के अनुपात में होता है। और यदि वस्तुएं गोलाकार हैं तो चालन के बाद जो अंतिम आवेश होगा उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास आवेश है, इस वस्तु पे आवेश Q1 है और इसकी त्रिज्या R1 है, और दूसरा वस्तु हमारे पास जिस पर आवेश Q2 है और त्रिज्या कितनी इसकी है? R2 है। तो इन पर जो अंतिम आवेश होगा इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। यानी कहने का मतलब Q1 अपान Q2 बराबर हो जाएगा R1 अपान R2। R1 अपान R2 कहने का मतलब जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उस पे आवेश भी ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेरण द्वारा किस प्रकार से आवेशन होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। कि यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण कहने का मतलब अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वस्तु है और इसके समीप हम क्या करते हैं कि दूसरी वस्तु लाते हैं। इसके समीप क्या करते हैं हम लोग? दूसरी वस्तु लाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ये वस्तु हमारी क्या है? ए है। ये हमारी मान लेते हैं आवेशित वस्तु है। ये हमारी क्या है? आवेशित वस्तु है। और ये हमारी क्या है? अनावेशित वस्तु है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब हम आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाएंगे तो ये आवेशित वस्तु हमारी किसी प्रकार की मान लेते हैं
धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। तो जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाएंगे उसके समीप, तो अनावेशित वस्तु के विपरीत सतह पर, विपरीत सतह मतलब ये देखो फ्रंट है, ये पहली सतह हो गई, दूसरी सतह हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि जब पास वाली विपरीत अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? माइनस उत्पन्न हो जाएगा। इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? माइनस उत्पन्न हो जाएगा। और इस सतह पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस सतह पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस उत्पन्न हो जाएगा। तो यह घटना कहलाती है स्थिर विद्युत प्रेरण। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अगर एक हमारी एक ए है और दूसरी हमारे पास दूसरी वस्तु ए है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि इस वाले पे हमारा निगेटिव चार्ज है, क्या है? निगेटिव चार्ज है, और ये हमारी क्या है? चार्ज वस्तु है। माने ए हमारी कौन सी वस्तु है प्यारे बच्चों? ए हमारी आवेशित वस्तु है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी वस्तु है? अनावेशित वस्तु है। अब अगर हम आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु लाएंगे, तो इसके जो समीप वाली सतह है इस पे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यानी यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और इसके दूर वाली सतह पर, यानी जो विपरीत सतह इधर है, इस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा प्यारे बच्चों? निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रेरक वस्तु का आवेश नियत रहता है। प्रेरक वस्तु का आवेश क्या होता है? नियत रहता है। यानी इस वस्तु का जितना भी कूलाम आवेश होगा वो बदलेगा नहीं, वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी आवेशित वस्तु का जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। और प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम या बराबर हो सकता है। इसे कहने का मतलब, अगर हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का आवेश जो है 2 कूलाम है, तो अनावेशित वस्तु पर जब आवेश आएगा तो 2 कूलाम के बराबर होगा, या 2 कूलाम से क्या होगा? कम होगा, या 2 कूलाम से कम होगा। तो ये बात यही कह रहा है कि प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम या बराबर हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि जो प्रेरित आवेश है, प्रेरित आवेश किसे कहेंगे? जो आप ये देख रहे हो इस सतह और इस सतह पर जो उत्पन्न आवेश है, इसे हम बोलेंगे प्रेरित आवेश, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरक आवेश। क्या इसको बोलेंगे? प्रेरक आवेश बोलेंगे, प्रेरक आवेश बोलेंगे। और ये दोनों जो है, ये दोनों इसको हम बोलेंगे प्रेरित आवेश। क्या इसे बोल देंगे? प्रेरित आवेश बोल देंगे। तो कह रहा है कि प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम या बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्रेरित आवेश का अधिकतम मान देखें, प्रेरित आवेश का मैक्सिमम मान कितना होगा? प्रेरित आवेश का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है आपका? माइनस प्रेरक आवेश, माने प्रेरक आवेश को हम क्यों मान लेते हैं, और हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान के, 1 माइनस 1 अपान के। ये प्रेरित आवेश का फार्मूला होता है, जहां पर Q का मतलब आपका है, Q का मतलब है प्रेरक आवेश। क्या है प्यारे बच्चों? प्रेरक आवेश है Q का मतलब। और K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या इसे बोलेंगे? परावैद्युतांक बोलेंगे, परावैद्युतांक बोलेंगे। परावैद्युतांक के बारे में आप कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा, जैसे परावैद्युतांक का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। परावैद्युतांक के का मान कभी निगेटिव नहीं होता है, और इसका जो मान होता है 1 से हमेशा बड़ा होता है और अनंत के बीच होता है, ठीक है। और के का मान होता है वायु के लिए कितना होता है प्यारे बच्चों? तो वायु के लिए के का मान जो होता है 1 होता है। और धातुओं के लिए के का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? अनंत होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रेरित आवेश, प्रेरक आवेश, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चालन द्वारा किस प्रकार से होता है आपको समझ में आया होगा। एक बार संक्षेप में ये बात अगर समझें तो संक्षेप में ये होगा कि घर्षण में क्या होता है, कि घर्षण में जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सी विधि हो गई? ये घर्षण हो गई। अगर आपसे चालन पूछे तो चालन में क्या होता है
कि दोनों दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, संपर्क में लाया जाता है, जिससे दोनों वस्तुओं पर क्या होते हैं, समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक वस्तु एक है और दूसरी वस्तु ए है, तो दोनों को जब संपर्क में लाया गया तो इस पे मान लेते हैं प्लस आवेश, तो इस पे भी कौन आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा हमारा जो था प्रेरण, प्रेरण द्वारा किसे करते हैं, प्रेरण में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक वस्तु है, हमारे पास क्या है, एक वस्तु है और उसके समीप क्या करते हैं, हम दूसरी वस्तु लाते हैं, तो जो इस पे मान लेते हैं अगर हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके समीप वाली सतह पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा और दूर वाली सतह पे क्या उत्पन्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।